साल 1962 में अमेरिकन फर्स्ट लेडी, जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की वाइफ थीं, वो पाकिस्तान विजिट के लिए आई हुई थीं। लेकिन जब वो फ्लाइट पाकिस्तान से लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो अमेरिकन फर्स्ट लेडी ने पायलट को अपने पास बुला लिया। वो इस फ्लाइट के एक्सपीरियंस, स्टाफ की मेहमान नवाजी और प्रोफेशनलिज्म से इस कदर इम्प्रेस हुई कि उन्होंने पायलट को गले लगा लिया और एक हिस्टोरिक लाइन बोली, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। ये एयरलाइन 1960s की टॉप 5 एयरलाइंस में से एक थी। ये वो एयरलाइन थी जिसमें ट्रैवल करना लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल होता था। इस एयरलाइन की उस वक्त वैसी रेपुटेशन थी जो आजकल एमिरेट्स या कतर एयरवेज की है। ये एयरलाइन PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी। उस दौर में PIA सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी बल्कि पाकिस्तान का प्राउड थी। पूरी दुनिया में उसे एक एग्जाम्पल माना जाता था। लेकिन आज इसी PIA का ऐसा दौर चल रहा है कि फॉरेनर्स तो दूर की बात, खुद पाकिस्तान के अपने लोग भी इस पर ट्रैवल नहीं करना चाहते। हालत तो अब ये हो चुकी है कि हर गुजरते घंटे में PIA को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन PIA के साथ ऐसा हुआ क्या है कि वो एयरलाइन जिसने एमिरेट्स जैसी एयरलाइन बनाने में हेल्प की, जिसके पास किसी दौर में एशिया की सबसे बड़ी और मॉडर्न फ्लीट थी, जो एयरलाइन आए रोज नए से नए रिकॉर्ड बना रही थी, आज इसी एयरलाइन के पास सिर्फ 32 एयरक्राफ्ट्स हैं और उनमें से भी 50% किसी न किसी वजह से ग्राउंडेड ही रहते हैं। इसी दौर में एशिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल रहने वाली ये एयरलाइन 1990 से लॉस में चल रही है और वक्त तो इतना बुरा आ गया है कि पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट इसे प्राइवेटाइज कर रही है, लेकिन इसे कोई खरीद ही नहीं पा रहा। ये कहानी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इमोशनल डाउनफॉल की। ईयर 1946। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उस वक्त के 2 बड़े बिजनेसमैन मिर्ज़ा मोहम्मद इस्फ़हानी और आदमजी हाजी दाऊद से एक मीटिंग में रिक्वेस्ट करते हैं कि मुस्लिम्स की अपनी एयरलाइन होनी चाहिए जो आगे चलकर पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन बने। लिहाजा वो दोनों बिजनेसमैन मिलकर एयर 1946 में ही ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन स्टार्ट करते हैं और 3 डगलस DC-3 एयरक्राफ्ट्स के साथ कलकत्ता में इसे रजिस्टर करवाते हैं। अपने इनिशियल दौर में ओरिएंट एयरवेज सिर्फ कलकत्ता से रंगून तक अपने ऑपरेशंस चला रही थी, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो ये भी पाकिस्तान आ गए और लाहौर, कराची और ढाका के दरमियान फ्लाइट्स को चलाना शुरू किया। ओरिएंट एयरवेज पाकिस्तान आ तो गई थी, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं थी कि ये नेशनल एयरलाइन बन सके। इसलिए एयर 1955 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे नेशनलाइज कर लिया और इस तरह आगाज हुआ एक लेजेंड और पाकिस्तान की सबसे पहली फ्लैग कैरियर एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। 1959 में एयर मार्शल नूर खान PIA के हेड बनते हैं। इन्हीं के दौर को PIA का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इसी दौर में PIA ने अपने इंटरनेशनल रूट्स का भी आगाज किया। एयर मार्शल नूर खान ने आने वाले टाइम की प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर दी। उन्होंने मैनेजमेंट और सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, अपनी सर्विस और स्टाफ की ट्रेनिंग को वर्ल्ड क्लास किया, जिससे कुछ ही अरसा में PIA एक मनी मेकिंग और वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बन गई। अब PIA को फर्दर पावरफुल करने के लिए इसके फ्लीट में बोइंग 707 जेट प्लेन की एंट्री करवाई गई, जिससे PIA साउथ एशिया की पहली एयरलाइन बनी जिसने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। इससे PIA की फ्लाइट्स मजीद तेज, मॉडर्न और कंफर्टेबल हो गईं। ईयर 1961 में PIA वो पहली एयरलाइन थी जिसने कराची से लंदन डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये वो दौर था जब बहुत कम एयरलाइंस ऐसा कर रही थीं। इसी दौर में ईयर 1962 में PIA के बोइंग 720 ने कराची से लंदन का सफर सिर्फ 6 घंटे और 43 मिनट में कंप्लीट करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया जो आज की मॉडर्न एयरलाइंस के लिए भी तोड़ना मुश्किल काम है। 1963 में PIA ने छोटे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर सर्विस को भी लॉन्च किया, जो ईस्ट पाकिस्तान के 20 शहरों में ऑपरेट करने लगे। इसी दौर में चाइना कोल्ड वॉर की वजह से बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुका था,
लेकिन पीआईए ने रिस्क लिया और इसे एक अपॉर्चुनिटी बनाते हुए चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स स्टार्ट की। फर्दरमोर उन्होंने मॉस्को के थ्रू यूरोप के रूट्स पर भी फ्लाइट्स का आगाज किया और पीआईए ऐसा करने वाली वाहिद नॉन सोवियत एयरलाइन बनी। ईयर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पीआईए ने अपने एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, पायलट्स और ट्रांसपोर्ट के साथ पाकिस्तान आर्मी को हेल्प आउट भी किया। 1967 में एयर मार्शल असगर खान ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि पीआईए अब दुनिया की 5 सबसे ज़्यादा कमाने वाली एयरलाइंस में शामिल हो चुकी है, क्योंकि एनुअली 1 मिलियन पैसेंजर्स पीआईए के थ्रू सफ़र कर रहे थे। ये वही दौर था जब पीआईए की सेफ्टी, डिसिप्लिन और क्रू की ट्रेनिंग की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। कैबिन क्रू की यूनिफॉर्म से लेकर एयरक्राफ्ट्स के डिज़ाइन, सब कुछ मॉडर्न और टॉप क्लास होता था। अगर सर्विस की बात करें तो ई टिकट्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, वर्ल्ड क्लास खाने और बिजनेस क्लास सेक्शन भी मौजूद होता था, जो कि उस वक्त बहुत कम एयरलाइंस ऑफर कर रही थी। इस वक्त पीआईए इस कदर इंडिपेंडेंट हो चुका था कि इनके पास अपनी केटरिंग कंपनी, वर्कशॉप्स, जेट हैंगर्स, ट्रेनिंग स्कूल्स और होटल्स तक मौजूद होते थे। 1970 के बाद पीआईए ने नए और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स को अपनी फ्लीट में ऐड किया, नए रूट्स बनाए और बहुत एक्सपेंशन की। 1973 तक उन्होंने अपनी कार्गो सर्विस को भी लॉन्च कर दिया। कुछ अरसा पहले जहां सिर्फ 10 लाख पैसेंजर्स एनुअली पीआईए के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे, अब ये नंबर 22 लाख तक पहुंच चुका था, जिससे पीआईए के प्रॉफिट्स इस कदर बढ़ चुके थे कि ये एशिया की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन चुकी थी। 1980 की शुरुआत में जब यूएई एमिरेट्स एयरलाइन बनाने जा रहा था, तो उस वक्त उन्होंने पूरी दुनिया की सक्सेसफुल एयरलाइंस को कांटेक्ट किया, जिसमें पीआईए भी शामिल थी। यूएई की गवर्नमेंट ने पीआईए की सक्सेस और उसकी सर्विस को देखते हुए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। पीआईए ने अपने 2 एयरक्राफ्ट्स, पायलट्स और कैबिन क्रू भी दिया और शुरू में एमिरेट्स के पायलट्स और कैबिन क्रू को कराची में पीआईए ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग भी दी गई। इन शॉर्ट, एमिरेट्स को मुकम्मल तौर पर स्क्रैच से बनाने वाली पीआईए ही थी। यही दौर पीआईए की हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल दौर था। 1981 से 84 में पीआईए ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया, लेकिन पीआईए की सक्सेस का दौर बस यहीं तक था। अब इसके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। पीआईए के डाउनफॉल की दूसरी भी कई रीजंस होंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। 1990 वो दौर था जब पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में काफी डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन पीआईए स्टैग्नेट हो चुकी थी। पीआईए अब अंदर से खोखली हो चुकी थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह गलत पॉलिसीज ही थी। 1970 के बाद भुट्टो की नेशनलाइजेशन की वजह से पीआईए में पॉलिटिकल भर्तियां शुरू हो चुकी थीं। प्रोफेशनलिज्म को दीमक लग चुकी थी, सिफारिश और पैसे से मैनेजमेंट की सीट्स बुक हो रही थीं। हालात इस कदर बदतर हो चुके थे कि एविएशन एक्सपर्ट्स की जगह ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाने लगा जिनका ना तो एविएशन का बैकग्राउंड था और ना कोई एक्सपीरियंस था। सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पॉलिटिकल सीट्स बन चुकी थी, और गवर्नमेंट का तो ये हाल था कि हर थोड़े अरसे बाद गवर्नमेंट बदल जाती थी या उसे बदल दिया जाता था। इसीलिए किसी के पास एयरलाइन के लिए कोई भी लॉन्ग टर्म विजन या पॉलिसी थी ही नहीं। हर कोई अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखता और पेट भर के चला जाता। 1990 के आखिर में गवर्नमेंट ओपन स्काई के नाम से एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है जो पीआईए के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। इस पॉलिसी का मतलब था कि फॉरेन एयरलाइंस को पाकिस्तान की एयर स्पेस और एयरपोर्ट्स फ्रीली यूज करने की इजाजत मिल गई। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये पड़ा कि एमिरेट्स, कतर और इत्तेहाद जैसी अमीर गल्फ एयरलाइंस ने पाकिस्तान के बड़े सिटीज में अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए। इन एयरलाइंस के पास ऑयल मनी, नए एयरक्राफ्ट्स और बेस्ट कस्टमर सर्विसेज थीं। पीआईए के पास ना इतने पैसे थे, ना नए प्लेन्स थे, ना वो वाली वर्ल्ड क्लास सर्विसेज थीं। रिजल्ट ये हुआ कि जहां पीआईए का कंट्रोल था, वहां एमिरेट्स और कतर ने अपनी जगह बना ली। नतीजा ये हुआ कि एमिरेट्स, जिसने पीआईए से सीखकर अपनी एयरलाइन बनाई थी, कुछ ही अरसे में पीआईए से आगे निकल गई। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स को मॉडर्न किया, इकोनॉमी और बिजनेस क्लास दोनों को कंफर्टेबल बनाया और टिकट प्राइस को तकरीबन पीआईए के बराबर कर दिया। जब टिकट प्राइस सेम थी तो लोग पुराने एयरक्राफ्ट वाली पीआईए में क्यों सफर करते। 1990 के बाद से ही पीआईए का फाइनेंशियल लॉस लगातार बढ़ता गया। 2001 से 2023 तक 22 सालों में पीआईए ने सिर्फ 3 साल 2002, 2003 और 2004 में थोड़ा सा मुनाफा कमाया और आज पीआईए पर तकरीबन 671 बिलियन रुपए का कर्ज है। 2020 में पीआईए को एक और बड़ा झटका लगा जब पीआईए की फ्लाइट 8303 कराची में क्रैश हो गई।
इस हादसे में 97 पैसेंजर्स अपनी जान से गए। इसी क्रैश की वजह से कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान के 30% पायलट्स का लाइसेंस जाली है। ये बात इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप, यूके और अमेरिका जैसे बड़े कंट्रीज ने PIA की एंट्री अपने कंट्रीज में बैन कर दी। इसके बाद PIA की इंटरनेशनल फ्लाइट्स तकरीबन बंद हो गई। एक वक्त था जब PIA के पास बहुत कीमती असासे हुआ करते थे, जिनमें अमेरिका का रोजवेल्ट होटल भी शामिल था। इस होटल की कीमत तकरीबन $500 मिलियन थी, लेकिन पुअर प्लानिंग की वजह से ये होटल भी 2020 में बंद करना पड़ गया। PIA के क्रू मेंबर्स के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में इस कदर कमी आ गई है कि कई कैबिन क्रू फॉरेन कंट्रीज में जाकर फ्लाइट से उतरकर भाग जाते हैं। 2023 तक हालात ये हो चुके थे कि एयरलाइन को कई फ्लाइट्स कैंसिल करना पड़ी क्योंकि फ्यूल के पैसे तक अदा नहीं किए जा रहे थे। मजबूरन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि PIA को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ये प्रोसेस ऑफिशियली दिसंबर 2023 में स्टार्ट हुआ। 2024 के एंड तक पहली बिडिंग हुई, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसकी ऑफर बहुत कम थी। अब PIA की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन के लिए 23 दिसंबर 2025 को होने वाली फाइनल बिडिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस तारीखी बिडिंग में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली देकर PIA के 75% हिस्से यानी मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर लिए हैं। इस मुकाबले में लकी सीमेंट ने 134 अरब रुपए की बोली दी थी, जबकि एयर ब्लू की बोली 26.5 अरब रुपए रही। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा 100 अरब रुपए की बुनियादी कीमत से कहीं ज्यादा की ये बोली पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस में से एक है। इस डील के तहत आरिफ हबीब ग्रुप अगले 5 सालों में PIA में मजीद 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा ताकि एयरलाइन को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जा सके। अगर ये सरमायाकारी और नया मैनेजमेंट कंट्रोल सही सिमत में रहा तो उम्मीद है कि PIA एक बार फिर आलमी सतह पर अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का इतना कीमती असासा दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आप मुझे बताएं कि PIA को दोबारा से खड़ा करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लाई जाएं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज।